सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आशा करता हूं कि इस बार आप जो प्रीलिम्स में अपेयर हो रहे हैं एस्पिरेंट, उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस समय ये है कि जो भी आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, दबा की तैयारी करो। कुल मिलाकर बात यह है कि 40 दिन हमारे पास बचे हैं, तो कॉन्फिडेंस अंदर रखो। तो आत्मविश्वास से आपका देखना अच्छा मतलब स्कोर भी बढ़ेगा। और एक बात है कि आप में से बहुत सारे ज़्यादातर कमेंट कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट में उनका स्कोर कम आ रहा है। तो इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसमें वो लॉजिकल गेसिंग या जो एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है या कॉमन सेंस जो टेक्निक काम करती है उतना नहीं काम करती है। क्योंकि यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चन सेट करने का, और यूपीएससी चाहता है कि आप थोड़े से लॉजिकल वे में क्वेश्चन सोल्व करना सीखो। तो उसको लेकर ज़्यादा चिंता मत करना। हाँ, लेकिन मॉक टेस्ट जैसे 15-20 मॉक टेस्ट जो है फुल मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। ये मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन होगा। मार्केट में इसमें जो भी आपको पसंद है, जो भी कोचिंग है, उनके उठा के फ़ोटो कॉपी उठाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। यही आपके लिए काफ़ी है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, किसी सेट को अभी भी है ना, देखो 40 दिन इग्नोर मत करना चाहिए, आपका कितना ही अच्छा हो, ठीक है, फिर भी आपको देखना है। क्योंकि ये गलतियाँ लास्ट टाइम मेरे से भी हुई थी कि उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाया था, लेकिन ये था कि देखना और देखना मतलब फ़ायदेमंद रहता। तो ये बात हमेशा बोलता हूँ कि इसको भी थोड़ा सीरियस लेना। और जैसे अभी हिंदी माध्यम के लिए तो मैंने अच्छा आपको सी सेट के जो सोल्व पेपर वो दे दिए हैं, और आप लोगों को इतना प्यार इसमें भी देखने को मिल रहा है। इवन आप लोगों को ये कहना है कि अब पैसेज में मतलब चिंता नहीं है, क्योंकि देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो पैसेज के जो क्वेश्चन है ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा क्या लगता है, एलिमिनेशन टेक्निक लगती है। यानी 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 ऑप्शन आप आराम से हटा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन या तो नकारात्मक दृष्टिकोण से हैं, या जिसका पैसे से कोई संबंध नहीं है, या मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन के हैं। तो ऐसे मैंने ये टेक्निक आपको पैसेज में सोल्व करने की बता दी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी डिमांड कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 8-10 दिन 15 दिन में ये इसको इंग्लिश में हम बना पाएँ, ठीक है। लेकिन अभी हिंदी में उपलब्ध है, इंग्लिश में फिर आने की संभावना है अभी, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। तो मैंने ये पूरा यही किया है कि जैसे हमने जीएस पेपर फर्स्ट में सोल्व पेपर किए हैं, उसी तरीके से हमने क्या किया, इनमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा दी है। बाकी जो मैथ रीजनिंग है उनको भी हमने जैसे फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से सोल्व करने का प्रयास किया है। तो एक बार जरूर देखना, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आते अपने मेन टॉपिक पर। तो एक चीज़ और है इसमें कि जैसे अभी आपको हिंदू पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जैसे आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप अभी देख सकते हो। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप 15 अप्रैल तक पढ़ोगे, 20 अप्रैल तक पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मान लो इन दिनों में जो न्यूज़ आ रही है वो भी तो हमेशा एक दूसरी न्यूज़ से जुड़ी रहती है। तो यदि आपके पास टाइम है देखने के लिए तो देख सकते हो, इससे नुकसान नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। या आपके पास टाइम कम है, आपको ये लगता है कि मेरे पास अभी करंट अफेयर के लिए उतना टाइम नहीं है, मैं अपनी स्टैटिक पोर्सन या जो चीज़ें ज़्यादा महत्व की है उनको ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसको दे सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हिंदू के कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि इसमें 2024 और 25 के विद्यार्थी वो भी जुड़े हैं, ठीक है। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है बिहू, नृत्य से जुड़ा हुआ है। और ये टॉपिक लास्ट ईयर भी चर्चा में था, इस बार भी चर्चा में है, तो हो सकता है प्री में आ जाए। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते ये चर्चा में अभी रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी आप जानते हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है असम गए, वहाँ पे उन्होंने इस नृत्य में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और आप ये जानते हो जब भी हमारे जो बड़े व्यक्तित्व है वो किसी जगह पर यात्रा करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने 2022 की प्रीलिम्स एग्जाम में देखा होगा, 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जहाँ पर हमारे जो पीएम है उन्होंने यात्रा की उन सांस्कृतिक प्रदेशों की जहाँ से क्वेश्चन बन गए थे, वो दिखाऊंगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो जो बिहू नृत्य अभी रिकॉर्ड बना है कहाँ पे, असम में है, तो आपको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये कहाँ का नृत्य है, इसमें क्या क्या कौन कौन से जो वाद्य यंत्र है, कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ जुड़ी है, वो काम आ सकता है। तो अभी 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं कि 24 घंटे के अंदर लगभग 11,200 लोगों ने क्या किया है, कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। एक स्थान पर एक बहुत ही बड़ा इसमें प्रदर्शन था। और इसमें देखो कौन कौन से मतलब और चीज़ें, इसमें महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे ड्रम जो है वो भी इसमें यंत्र में काम लेते हैं। इसके अलावा वीणा है, इसके अलावा भैंस हॉर्न पाइप है, वो इसके मतलब चीज़ें इसके साथ जुड़ी है। तो कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम होंगे प्रीलिम्स एग्जाम में तो ऐसे होंगे, और मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ संस्कृति को जोड़ के, आर्ट एंड कल्चर को जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें एक रिकॉर्ड और बना था कि लगभग 3,000 ढोलक जो वादक है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विश्व मंच पर भी इनको कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग या हम कह सकते हैं कि प्रसारित करने का एक मौका मिलता है इनके माध्यम से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बिहू के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। बिहू क्या है, असम का एक मतलब उत्सव है, और विशेषकर असम में 3 बिहू मनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग समय पर। जो अभी चल रहा है अप्रैल का महीना है, ठीक है, बैसाख बिहू या बोहाग इसको बोलते हैं, अप्रैल के मध्य में अभी 14-15 अप्रैल के आसपास चल रहा है। इसके अलावा जनवरी में एक और होता है माघ बिहू होता है, और एक और
कार्तिक अक्टूबर मध्य में होता है। ठीक है, 3 वहाँ पे बिहू होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट है कि वो वहाँ के कृषि जो कल्चर है, कैलेंडर है, उसके हिसाब से जुड़ा रहता है। और इन 3 उत्सव में सबसे जो आकर्षक होता है वो है वसंत ऋतु का उत्सव बोहाग बिहू, या इसको रंगाली बिहू भी बोलते हैं, जो मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। और ये क्या होता है, कृषि ऋतु का प्रारंभ होता है। और बिहू असम का सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है, लोक नृत्य है। लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने देखा होगा पहले भी शास्त्रीय जो नृत्य है उनको लेकर यूपीएससी प्री में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन से वाद्य यंत्र है, वो भी हम देख चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल गई है। वही चीज़ें जो ऊपर हमने चर्चा में की, यहाँ बॉक्स में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन मिलता है। तो जब भी आप ये पीडीएफ पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो बॉक्स में जब चीज़ें आती है तो आप ये समझना ये वैल्यूडेशन है। ठीक है, ये टॉपिक से जुड़ा हुआ वैल्यूडेशन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम आ सकता है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, अच्छा ये पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलती है, डेली मिलती है। बहुत सारे एस्पिरेंट को पता नहीं है कि जो मैं द हिंदू पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहाँ मिलती है। ये अपने जो टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लेना इसको, स्टडी आईएस विद धर्मेंद्र जाखड़ को, या डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, उसमें लिंक होता है। लिंक कई बार लिंक बच्चों का ओपन नहीं होता है। ठीक है, वो अलग अलग नेटवर्क पर काम करता है, कई बार दिक्कत करता है, लेकिन आप इसको सर्च करके भी देख सकते हो। तो ये पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। और जो मंथली पीडीएफ है, आपको पूरे महीने भर की पीडीएफ एक साथ चाहिए तो वो आपको विजिट करना होगा अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जैसे आप ये सोचते हो कि यार ये तो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं, तो कैसे डिसाइड करोगे टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसके आसपास के ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन यदि प्री एग्जाम में पहले आ चुके हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर देखो, जैसे हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, देखो साफ साफ लिखा है इसमें कि वहाँ पे हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में जो विश्व की सबसे दूसरी ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया, तो यात्रा की उन्होंने, वैसा क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम हो गया। ठीक है, इसका क्या क्या महत्व है, दोनों चीज़ें स्टैटिक और प्लस करंट जोड़ के क्वेश्चन लास्ट टाइम 2022 की प्रीलिम्स एग्जाम में ये आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो एक सेकंड क्वेश्चन आया था उसी साल 2022 के एग्जाम में, प्री एग्जाम में, कि प्रधानमंत्री वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। देखो ये समझ गए ना आप। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तस्वीर भी यहाँ पे लगा दी ताकि आप इसकी चीज़ों को सही ढंग से मतलब फोकस करके पढ़ो कि यार ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपन वही पढ़ते हैं यार, टू दी पॉइंट। और द हिंदू मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी। जैसे मैं आपको एक मेंस का एक मॉडल आंसर देने वाला हूँ यहाँ पे, जो आज के न्यूज़पेपर में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अपने सिलेबस को डायरेक्ट कवर करता है। और ऐसे ही मतलब क्वालिटी चीज़ें हम लगातार करते जाएं, कचरा छोड़ दें, तो मुझे लगता है चाहे आप कम पढ़ोगे लेकिन फिर भी आप औरों से आगे जाओगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा है, जो निसार उपग्रह है, इसको कौन कौन बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है, कौन सा उपग्रह है, इसमें सैटेलाइट काम करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे हमारे आपदा प्रबंधन में काम आ सकता है। तो ये टॉपिक ना केवल प्री में काम आएगा बल्कि आपके GS3 यूपीएससी मेंस GS3 में टॉपिक कौन सा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक है। वहाँ आप बताओगे कैसे हम आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे नए टूल उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपको जरूर बताना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे तस्वीर के नीचे देखना, इसमें हिमालय के रीजन के बारे में दिया गया है कि जो निसार उपग्रह, इससे हमें जो वहाँ का भूकंपीय क्षेत्र है उसका मानचित्र बनाने में आसानी हो जाएगी। हमें पहले से ही पता रहेगा कि चट्टानें वहाँ पे किस प्रकार गति कर रही हैं। हम वहाँ से कई प्रकार के डाटा प्राप्त करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में भूकंप आ सकता है, नहीं आ सकता। कई सारी चीज़ें, जैसे वहाँ पे और भी ग्लेशियर की घटनाएं होती है या जो भूस्खलन की घटनाएं होती है, उन पे आपको पता होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि जो हिमालय रीजन है वो जोन 5 में आता है, किसमें अर्थक्वेक का जो जोन बनता है, ठीक है, रिस्क का जोन बनता है, उसके हिसाब से जोन 5 में आता है। ठीक है, NCERT भी आपने कई बार देखा होगा, उसमें भी साफ साफ ये लिखा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक की जानकारी लेते हैं। तो ये क्या है कि ये उपग्रह जो है निसार, ये किसका प्रोजेक्ट है, ये हमारा जो इसरो है और नासा दोनों का है। संयुक्त रूप से कौन विकास कर रहा है इसका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस यानी नासा के द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि ये हिमालयन क्षेत्र की चट्टानों का, इनका भूकंप जो क्षेत्र है उसका मानचित्रण करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे जो डाटा प्राप्त होंगे उससे क्या होगा, वही चीज़ है कि आप इसको मेंस में कैसे इस्तेमाल करोगे। जैसे कोई अर्थक्वेक का क्वेश्चन आता है, उसमें आप समाधान वाला पॉइंट बताओगे, सॉल्यूशन बताओगे, है ना, अपनी तरफ से बताओगे। जैसे कि जो निसार उपग्रह है, निसार जो प्रोजेक्ट है, वो कैसे इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है, आपदा प्रबंधन में हेल्प कर सकता है। तो मेंस के एग्जाम में आपके पास एग्जाम्पल भी होगा लिखने के लिए। तो हमने देखा किस प्रकार उत्तराखंड में या हिमालय में आए दिन क्या होता है, भूकंपीय घटनाएं होती है या ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ की घटनाएं होती है। उन सब चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही एक चेतावनी दे सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, एक अच्छा वाला आपदा प्रबंधन हम डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे निसार उपग्रह, इसकी लागत लगभग कितना $900 मिलियन होने की उम्मीद है, और इसरो इसका 1/10 1/10वां इसका योगदान दे रहा है। और इसमें 2 आवर्ती बैंड है। ठीक है, 2 आवर्ती बैंड का इसमें उपयोग किया जाएगा, जो कि एक टेक्निकल वर्ड आप जानते हो कई बार, जैसे L बैंड। और क्योंकि प्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार कि इसमें ये बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
ठीक है। और एस बेंड, एल बेंड और एस बेंड है, थोड़ा आप खुद गूगल कर लेना इनको थोड़ा सीखने के लिए। और इससे क्या होगा, ये भूकंपीय जो सक्रिय हिमालय क्षेत्र है उसकी क्या करेगा, तस्वीरें लेगा, और हर 12 दिन में एक डाटा बनेगा इनका, ठीक है। और डी फॉर्मेशन मैप बनेगा, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई कि इसका अभी लॉन्च होने की उम्मीद है, और इससे कई सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, उपयोग में इसको प्रैक्टिकल प्रयोग किया जा सकता है इसका। और जो इसमें जो सैटेलाइट है वो कैसा है, वो सन सिंक्रोनाइनोस है, ठीक, ऑर्बिट है, सूर्य समकालिक कक्षा वाला है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें जो उपग्रह सैटेलाइट लगते हैं ऐसे पोलर टू पोलर ऐसे लगते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट है, ठीक है, याद रखना इसको, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस ऑर्बिट में पोलर टू, जो पोलर वाली ऑर्बिट है उसमें ये जैसे सूर्य गति करता है, हम जो हमारा टाइम जोन बनाते हैं उस हिसाब से ये उपग्रह गति करेगा, ठीक है। इससे हमें जो भी डाटा प्राप्त होंगे, तो टेक्निकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। बाकी अभी ये प्रोजेक्ट, इसको लेकर कई सारे आर्टिकल आएंगे, जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसको लेकर कई सारी न्यूज़ बनेगी, तो उसमें भी आप कवर करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये उड़ीसा के एक पक्षी के बारे में। आप जानते हो यूपीएससी पक्षी, इनके जैव विविधता के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो ये पिट्टा पक्षी है, ठीक है, और इसकी अभी गणना की गई है उड़ीसा में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसके क्षेत्र मिले हैं। तो कहाँ कहाँ हमारी लोकेशन इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से काम आ सकती है, कौन सी यहाँ पे नदियाँ है, कौन सी नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, ये सब चीज़ें आप जानते हो यूपीएससी लगातार पूछता रहता है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जैसे विशेषकर जो भितरकनिका है, ठीक है, मैंग्रोव जो सेंचुरी है उड़ीसा में, वहाँ पर इसकी गणना की गई है। तो उड़ीसा के 2 तटीय जिले हैं, वहाँ पे जो मैंग्रोव पिट्टा है पक्षी जो है, इसकी पहली गणना में 179 पक्षियों को देखा गया है। और इसकी कैटेगरी देखें, आयुष्मान कैटेगरी इसमें देखें तो नियर थ्रेटेंड इसको रखा गया है। और ये विशेषकर भारत के पूर्वी भारत के हिस्सों में पाया जाता है, कि उड़ीसा में या सुंदरवन है उस तरफ, पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैंग्रोव पिट्टा जो पक्षी है उसकी विशेषकर जनगणना कहाँ पे की गई, उड़ीसा में केंद्रपाड़ा है, जगत सिंहपुर है, वहाँ पे जो मैंग्रोव क्षेत्र है उसमें इसकी गणना की गई थी। और ठीक है, इसकी क्षेत्र हम जानते हैं कहाँ है इसके बारे में, क्योंकि कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है पिट्टा क्या है, मछली है, पक्षी है, और क्यों जीव जंतु है, क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, वो दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, ठीक है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक नदी की चर्चा में देखो, महीपुरा नदी के मुहाने पर मैंग्रोव में पक्षियों की सबसे अधिक संख्या पाई गई। अब देखो महीपुरा नदी, आप में से 99% विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी पहली बार ही देखा है, ठीक है। ऐसी लोकेशन आ जाती है, कई बार चर्चा में रहता है तो लोकेशन आती है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मिलान वाले क्वेश्चन देखे होंगे ना आपने, कि जैसे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी नदी मिलान वाला आता है, तो और भी नदियाँ यहाँ पे, लेकिन महीपुरा नदी भी यहाँ पे है। तो महीपुरा नदी के मुहावने पर ये पक्षियों की संख्या काफ़ी पाई गई है। अब पिट्टा पक्षी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो तो और बढ़िया, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, एशिया में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, ठीक है। और इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे बॉक्स जब भी आए ना, तो ये सोचना वैल्यूडेशन हमने किया उसमें, न्यूज़पेपर के अलावा हमने और भी चीज़ें ऐड की है, ताकि आपको एक्स्ट्रा गूगल नहीं करना पड़े, एक ही जगह पर आपको मिल जाए। जैसे इसमें भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो चर्चा में रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी कि हम वैल्यूडेशन भी साथ में करें, ठीक है। तो ये उड़ीसा में है, ये पता होना चाहिए। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, मैंग्रोव पारितंत्र है, पहला सुंदरवन है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारी खाड़ियाँ, नदियाँ, नहरें हैं यहाँ पे, जैसे ब्राह्मणी है, वैतरणी, धामरा, पतासाला नदियों का अपतंत्र यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा वेटलैंड और पारितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कैसा यहाँ की मिट्टी है, कैसे लवणीय जो यहाँ पे पारितंत्र है उसका विकास होता है। और भी मतलब जैसे भितरकनिका में आपने देखा होगा कई बार, लवणीय जो मगरमच्छ है उसके लिए प्रसिद्ध है। एक बार यूपीएससी में 1-2 बार क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है। और यहाँ पे अंतर्ज्वारीय जो संरचनाएं पाई जाती है, लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड, मतलब देखना संकटग्रस्त, थोड़ा सा कई बार हिंदी अनुवाद गलत हो जाता है, तो आप इंग्लिश वाले को प्रीफर करना। इंडेंजर्ड कौन सा है, साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है वो यहाँ पे पाई जाता है, शायद लुप्त प्राय नहीं होगा, इंडेंजर्ड मेरे हिसाब से होगा संकटग्रस्त, देख लेना आप, कंफर्म कर लेना, लेकिन इंग्लिश वर्जन ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गहीर माता भी यहाँ पे पास में, आपने गहीर माता के बारे में सुना होगा, विशेषकर ओलिव रिडले जो कछुआ है उसके जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किंग फिशर की जो पक्षियों की प्रजाति हैं वो भी कई प्रकार की पाई जाती है। और आप ये देख लो यहाँ पे भितरकनिका, ठीक है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे 2022 के एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, शायद 18-19 में और 20-22 में फिर से आया था। तो इनमें सिंपल है, कौन सा पक्षी नहीं है, देखो बहुत सिंपल है, गोल्डन माहेश्वर क्या है, मछली है, 3 पक्षी हैं अलग अलग। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, थोड़ा सीरियस होकर इनको देख लेना चाहिए। और यही तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, लगातार आपको ये पता लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बिल्कुल एक सही रास्ते से आगे बढ़ते चले जाओगे। और ऐसी चीज़ें पसंद आती है तो यार लाइक करा करो, इनको कमेंट करके बताया करो कि आपको मज़ा आ रहा है, इन्जॉय करो इन चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये टॉपिक ऐसा है कि जो आपके लिए एक तरह से मॉडल आंसर की तरह है। ये आपकी मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट काम आने वाला है, अलग अलग जगह पर काम आने वाला है। ये बहुत खतरनाक है, इसको 5 स्टार कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं अपनी मेंस के एग्जाम में। आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी इस टॉपिक से जुड़े हुए। तो ये टॉपिक कहाँ से मैच करता है, जैसे इसमें विशेषकर हमारे जो निर्यात हॉटस्पॉट क्षेत्र है ना भारत के, मानचित्र पर दिखाएंगे उनको, और उनकी थोड़ा डाटा लोकेशन भी ये चीज़ें दिखाई गई है। तो ये वैसे भी काम आएगा। प्री के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भारत क्या निर्यात करता है, किन चीज़ों में भारत निर्यात करने में आगे हैं, तो वो चीज़ें पता चलेगी। साथ में भारत के जो निर्यात के हब हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो आपको एक भारत का, इंडिया का जो मैप है उस पर ऐसे पता होना चाहिए, लोकेट करना चाहिए। और जब भी मेंस की एग्जाम में आए तो एकदम लोकेट करना है। आपको दिखाऊंगा कि मेंस के एग्जाम में रियल में कैसे हम इंडिया का मैप बनाएंगे और कैसे इन चीज़ों को लोकेट करके आएंगे ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको प्राप्त हो। तो ये टॉपिक कहाँ मैच करेगा, जीएस फेस्ट में आपका मेंस में क्या है, ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, कौन सा विशेषकर जो इंडस्ट्री लोकेशन वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन से मैच करता है। और साथ में ये मैच करेगा जीएस 3 में। जीएस 3 में इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है, उससे भी ये मैच करता है। तो अभी हाल ही में एक डाटा आए हमारे सामने कि यदि हम जनवरी 2023 तक देखें, जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, वहाँ तक देखें तो हमने ये देखा है कि जैसे विशेषकर गुजरात में जामनगर है भारत में शीर्ष निर्यात जिला है। ये सब सर्वाधिक मतलब निर्यात के मामले में जो जामनगर है वो है। अब क्या कारण है कि जामनगर ही एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा कर रहा है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये एक तरह से आप कह सकते हो तटीय लोकेशन है, बंदरगाह लोकेशन है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें उनको चाहिए, जो भी उपयुक्त दशाएं चाहिए कि आसपास के क्षेत्र से कौन कौन सी चीज़ें निर्यात हो सकती है, विशेषकर यूरोप की ओर, एशिया की ओर, मध्य एशिया की ओर, अफ्रीका की ओर। तो ये एक अच्छी लोकेशन है इनके लिए जामनगर। और पुराने समय से मतलब कहीं ना कहीं ये एक अच्छा उद्योग क्षेत्र रहा है, निर्यातक क्षेत्र रहा है, तो उसका एक फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो भारत का यहाँ से लगभग कितना होता है, 24% हिस्सा इसको डिफेंड करता है। इसके अलावा भी जैसे अन्य ज़िले भी आए हैं कि यदि टोटल भारत का देखें तो जामनगर जिला इसमें निर्यात में सबसे आगे है। उसके बाद में देखें तो गुजरात में सूरत भी है, महाराष्ट्र में मुंबई है जो दूसरे तीसरे स्थान पर आते हैं। और अन्य ज़िले भी टॉप 10 ज़िले भी दिए गए हैं। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट में आगे हैं भारत में हर चीज़ों को लेकर। अभी और डाटा हम देखेंगे, बहुत ही गहराई से इस टॉपिक को जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम एक्सपोर्ट हब देख लेते हैं। आप इस मैप में देखना एक बार। अब ये मैप देखो यार, ये आप पहले से तैयार कर लो, जैसे मेरा तो तैयार है। अभी मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं चिपकाऊंगा, सामने आराम से बना देंगे। जैसे इंडिया का मैप बना के इसको चिपकाएंगे हम। तो इसमें आप क्या दिखा सकते हो, भारत के इसको मैप को हमें कौन सा मैप बनाना है, एक्सपोर्ट हब बनाना है। जैसे एक्सपोर्ट हब में आपको कुछ कुछ चीज़ याद रहे, जैसे जामनगर आप यहाँ लिख दोगे। जामनगर जो है ये क्या करता है, जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनका निर्यात करता है। ठीक है, क्यों, मध्य एशिया से आप मिडिल ईस्ट से, जैसे विशेषकर है सऊदी अरब है, ईरान, इराक, जो चीज़ें हैं वहाँ से क्या होता है, कच्चा तेल हम मंगवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ पे, मध्य एशिया की ओर भी जाता है या अन्य देश में भी, विश्व में जाता है। ठीक है, और कहीं भी जाता होगा। तो ऐसे ऐसे दिखा सकते हो। जैसे आपको ये पता है जयपुर है राजस्थान में, तो ये क्या है, जो अपने जवाहरात जो है, हीरे जवाहरात, इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्या होता है, प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी यहाँ से निर्यात करते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन यहाँ से, देखो टेक्निकल वाली चीज़ें आप साउथ में देखोगे यहाँ से होता है। शिप बोर्ड्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या है, अलग अलग जगह आपको ये देखने को मिलेगा। और बाकी डिटेल भी हम देखेंगे। तो ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी मेंस के एग्जाम में आएगा कि एक्सपोर्ट पर क्या मतलब डिपेंड करता है, कौन सी लोकेशन एक्सपोर्ट के लिए उपयुक्त है, कौन सी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड करती है, कौन से उत्पाद है, कच्चा माल है, कहाँ से आता है, ये सब डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी जब इंडस्ट्री लगती है तो ऐसी जगह भी लगेगी जहाँ पर उसको लागतें कम हो जाए और एक्सपोर्ट करना आसान हो जाए। तो आजकल आप ज़्यादा देखना, जितनी भी लोकेशन जो उपयुक्त लोकेशन है वो ज़्यादातर आप देखना बंदरगाह के आसपास होगी, क्योंकि हम बाहर से कच्चा माल मंगवा सकते हैं, अंदर से भी कच्चा माल आ सकता है, एक्सपोर्ट वैसे भी हमें बाहर करना है। तो इंडस्ट्री पर लोकेशन लगाना निवेशकों के लिए आसान होता है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैप आप ध्यान रखना। लास्ट में इसमें एक बार बना के भी दिखा दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप मैप कैसे बनाओगे। ठीक है, एक सारणी और है, जैसे इसमें इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, टेबल 3 के बारे में अभी जानकारी लेंगे। तो जैसे मानचित्र 1 के बारे में जो हमने देखा उसकी डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है। क्या डिटेल है अभी देख लेते हैं कि मानचित्र 1 क्या दिखाता है, उन जिलों की संख्या दिखाता है जहाँ पे वित्तीय वर्ष 2023 के अंदर क्या हुआ, उस राज्य से उस जिले का कितना निर्यात हुआ है, अधिकतम कितना निर्यात हुआ। जैसे उदाहरण के लिए कांचीपुरम है तमिलनाडु में, वो कितना, तमिलनाडु के कुल निर्यात का 33% निर्यात करता है अकेला जिला, तो ये सबसे अधिक बनाता है। और आगे जैसे कुछ और देखें निर्यात जिले में, जैसे उदाहरण के लिए इंदौर और जयपुर देखें, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। जानते हो मध्य प्रदेश में इंदौर है, राजस्थान में जयपुर है, जो कि शीर्ष निर्यात जिले हैं वहाँ के। यदि हम राजस्थान का देखें तो जयपुर सर्वाधिक निर्यात करता है। ये डाटा फैक्ट भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, और राज्य के कुल निर्यात का लगभग क्या है 21% तो ये अकेले जिले ही करते हैं। दूसरी तरफ यदि हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहाँ पर तो अकेला जिला ही कितना करता है, 90% तक करता है। जैसे एग्जांपल दिया, त्रिपुरा का गोमती है, मेघालय का री भोई है,
और कुछ कुछ नाम कभी ऐसे अटपटा पढ़ दूँ तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करता हूँ तो कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 100% सही हो। ठीक है, कई बार आप में से कोई मेघालय का विद्यार्थी देख रहा है तो सोचेगा ये क्या पढ़ रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और पूर्वी सिक्किम सिक्किम में है ने राज्य के निर्यात का 90% से अधिक निर्यात किया। तो ये समझ रहे हो ना कि एक राज्य में एक जिला कितना निर्यात करता है, उसका प्रतिशत यहाँ पे इस वाले में दिखाया गया है। जैसे हम राजस्थान में जाएं तो यहाँ पे ये जो गोला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जयपुर क्या कर रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात कर रहा है। जैसे गुजरात में जामनगर सर्वाधिक निर्यात कर रहा है, तमिलनाडु में आप देख लो यहाँ पे, और केरल में भी, सबके डाटा अलग अलग दी गए। आपका जो राज्य है उसके भी डाटा आप देख लेना कि आपके राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक निर्यात करता है, आपके लिए डाटा होने चाहिए। आप जैसे अपनी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसे मैप बना के बता सकते हो, आइडिया ले सकते हो, डाटा यहाँ से गेन कर सकते हो, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे यदि इसमें जामनगर की बात करें तो जामनगर किस चीज़ में आगे हैं, हमने देखा कि पेट्रोलियम जो उत्पाद है उनको निर्यात करने में भारत में भी नंबर 1 है। ठीक है, भारत में भी टॉप पे है, बाकी गुजरात का तो टॉप में है ही। इसके अलावा जैसे कांचीपुरम किस चीज़ में टॉप पर है, स्मार्टफोन में, वहाँ पे देखो वहाँ से होता है कि भारत में अब देखो टेक्निकल चीज़ों का भी हॉटस्पॉट बनने लगा है, हब बनने लगा है। ठीक है, तो ये हमने शीर्ष पर देखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें असम का देखें तो असम में जो जिला है कौन सा, कामरूप है, चाय के निर्यात में सर्वाधिक आगे है। उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, ये स्मार्टफोन के निर्यात में आगे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रायपुर आगे है, किसमें, चावल, उबले चावल का निर्यात करता है। और महाराष्ट्र में उपनगर हीरे का यहाँ से निर्यात होता है। जयपुर में मैंने देखा हीरे या इनके जो भी महंगे आइटम है उनका निर्यात करता है। तो आपको भारत की जो निर्यात चीज़ें उनका भी डाटा यहाँ से गेन हो रहा है। और द हिंदू यार बहुत अच्छा कवर करता है, इनको मज़ा आता है कि ये हमारे सिलेबस से मैच करता है। इसीलिए तो मैं बहुत सारे आर्टिकल तो मिस कर देता हूँ ऐसे ही फालतू के, मुझे लगता है कि नहीं आता है। कई बार अच्छे आर्टिकल कई बार मिस हो जाते हैं, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि सब कुछ कवर करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपकी मंथली जो मैगजीन आती है उससे भी कवर हो जाता है, या आप कोई वेबसाइट फॉलो करते हो या कोई यूट्यूब फॉलो करते हो वहाँ से भी कवर होता है। लेकिन हिंदू में जो अच्छी चीज़ें आती है उनको मैं अच्छे से यहाँ से आपको बताऊँगा। ठीक है, बाद में जैसे इसमें जो सारणी 3 है उसमें क्या दिया गया कि इसमें दिया गया भारत के कुल निर्यात में शीर्ष निर्यात जिलों का निर्यात का वस्तु का निर्यात किया है। जैसे इस सारणी में आए हम अपने इस सारणी में देखें, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा हब कहाँ पर है, इससे भी बहुत आइडिया लगेगा। जैसे जो जामनगर जिला है भारत का 67% इसका शेयर है किसमें, जो पेट्रोलियम उत्पाद है। इसी तरह जो प्रीसियस स्टोन और ज्वेलरी उसमें सूरत आगे है। ठीक है, स्मार्टफोन में कौन आगे है, ये आपको हब पता चल गया ना, आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मेंस के एग्जाम में इसी का बना देना, इसको लिख देना, इसका मैप बना देना, इसको मैप पर दिखा देना, तो आपका 50% काम उस क्वेश्चन का वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन आगे, उस सारणी में हमने देख भी लिया था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके अलावा थोड़ा इंडिविजुअल चीज़ों को और देखते हैं, अंदर गहराई में चलते हैं कि कौन कौन कहाँ पे आगे। यदि आप हब की बात करोगे, देखो इसको समझने की कोशिश करना, भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हब कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको जामनगर पता होना चाहिए, मुंबई, ठीक है, दक्षिण कन्नड़ है, बेगूसराय है। इसके अलावा जैसे स्टोन और ज्वेलरी में कौन आगे, जयपुर है, सूरत है, मुंबई है, कोलकाता है। देखो कितना अच्छा है आपके लिए, ये इतने शानदार मैप है जिनको आप एक मैप पर लाकर सुंदर सा आप ये हब दिखा सकते हो, निर्यात के हब दिखा सकते हो। मैं इस लेसन का, इस टॉपिक का सार क्या है, अपने को क्या देखना है, एक्सपोर्ट हब देखने हैं कि भारत में एक्सपोर्ट हब कहाँ पर है। तो एक्सपोर्ट हब आप इन मैप के माध्यम से जानोगे। जैसे पेट्रोलियम, भारत सर्वाधिक क्या उत्पाद निर्यात करता होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम उत्पाद हम बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं। ठीक है, और कच्चा आयात भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट यहाँ से काफ़ी हम निर्यात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। ठीक है, तो ये पता हो गया आपको। अच्छा, और इनका स्टोन का, प्रीसियस स्टोन का पता हो गया। राइस, वीट और इनका निर्यात हम कहाँ से करते हैं, करनाल है, रायपुर है, ईस्ट गोदावरी है। जो व्हीकल है, ये वाहन है, उनका कहाँ से, गुड़गांव है, गुरुग्राम है। ठीक है, पुणे है इनका। ये क्वेश्चन शायद पहले, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो वहाँ पे एक बार आया था, तो मैंने ऐसे ही मैप बनाया था कि भारत में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका एक हब पूछा था उन्होंने। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हब का पूरा मैप आपके सामने, देखो केवल यही आ गया कि ऑटोमोबाइल हब में हम कितना आ गए, GS फर्स्ट या 3 में। तो आपके पास गुरुग्राम, औरंगाबाद, पुणे, अनंतपुर और यहाँ कांचीपुरम, कम से कम 4-5 लोकेशन भी आपको पता हो तो आप काम बना लोगे। आप ये देखते हो कि भारत के जो चावल है, गेहूं है, निर्यात, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इतना भी पता हो, कभी कभी फूड इंडस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं कि भारत में कौन सी जगह है जहाँ पर हम फूड इंडस्ट्री लगाए। जैसे आपको ये पता है कि पंजाब हरियाणा में गेहूं और चावल होता है, तो वहाँ पर हम इनके ऊपर क्या बना सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आपको ये बताओ कहीं चाय होती है तो वहाँ पर कैसी इंडस्ट्री लग सकती है, कहीं कॉफ़ी की लग सकती है। तो ये पता हो तो बहुत आसान काम होता है। जैसे फार्मास्यूटिकल का क्वेश्चन आ सकता है आपके GS3 या GS फर्स्ट में। GS फर्स्ट में संभावना ज़्यादा है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लगेगी। तो जैसे यहाँ पे हिमाचल में है, ठीक है, अहमदाबाद में है, ये क्या रंगा रेड्डी है, विशाखापट्टनम है। ये सब आपके पास आ गए कि ये क्या कारण है। और आप इनमें ज़्यादातर देखो कि बहुत सारी लोकेशन कहाँ पे,
थोड़ा सा तटीय इलाकों में ज़्यादा मिलेगी, जैसे जामनगर हो गया, मुंबई हो गया। इनमें तो सभी लगभग क्या है, तटीय लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बाहर से कच्चा माल आता है। ऑयल कहाँ से आता है, ज़्यादातर हम बाहर से मंगवाते हैं कच्चा तेल। और ये लोकेशन कहाँ पे बढ़िया रहती है, जैसे यहाँ पे हमने इंडस्ट्री स्थापित की, कहाँ पे, जामनगर, मुंबई। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कच्चा माल जहाँ पे आया तो यहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नए नए उत्पाद बनाएंगे और अंदर डोमेस्टिक जो हमारी डिमांड है उसको भी सप्लाई करेंगे, साथ में जो एक्सटर्नल हमारी मांग रहती है विदेशों में उनको भी हम सप्लाई कर देंगे। तो ये फ़ायदा रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखना, गुरुग्राम ऑटोमोबाइल में, व्हीकल में क्यों ये हब है, आप ये जानते हो कि नॉर्थ इंडिया में यदि सर्वाधिक यहाँ से डिमांड रहती है अपने, विशेषकर आप देखना पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर चाहे आप ट्रैक्टर ले लो या अन्य जो आप जो वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं, लग्जरी जो वाहन होते हैं दिल्ली के आसपास, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर गुरुग्राम हब है। किस चीज़ का, ऑटोमोबाइल का हब है। तो ये ना केवल यहाँ पे चीज़ें असेंबलिंग होती है ज़्यादातर हमारे यहाँ, तो यहाँ पे आप गुरुग्राम के आसपास देखना, जितनी भी ये ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, महिंद्रा, टाटा, जो विदेशी कंपनियां हैं, सबका यहाँ पर आपको कार्यालय मिल जाएंगे, सबके इनके यहाँ पे हब या इंडस्ट्री मिल जाएगी, ताकि नॉर्थ इंडिया के अंदर यदि कोई डिमांड होती है यहाँ से सप्लाई हो। जैसे पुणे है, औरंगाबाद है, यहाँ पर देखना विशेषकर ट्रैक्टर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आगे है, या और अन्य जो मशीनरी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे रहेगी। तो इससे फ़ायदा मिलता है आप चीज़ों को समझने का। जैसे फार्मास्यूटिकल का ये सोलन एरिया है, यहाँ पे है, अहमदाबाद में है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करती है लोकेशन, याद रखना, इंडस्ट्री लोकेशन सर्वाधिक उपयुक्त जगह पर रहेगी जहाँ पर निवेशक जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहा है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, लागतें उसकी कम हो जाए, चाहे वहाँ आसपास कच्चा माल हो, ठीक है, हो सकता है, या वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा हो सकता है, सप्लाई चेन अच्छी हो सकती है, डिमांड हो सकती है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड ज़्यादा हो सकती है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको आप समझ गए होंगे, ठीक है। यही चीज़ें फिर क्या इनमें दिखाई गई है, इनको ज़्यादा मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो मानचित्र 2A से लेकर ऐप तक उसमें ये चीज़ें दिखाई गई कि अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सब डाटा आपके काम आने वाले हैं। और ये देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप जीएस फेस्ट में क्वेश्चन देख लो कि क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण, जैसे हम ये देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे फल फूल अच्छे होते हैं तो वहाँ पर अच्छी फूड इंडस्ट्री लगाते हैं, जैसे जूस की फैक्ट्री हो गई, या फूलों से हम कुछ निर्यात करते हैं। आजकल तो ये हो रहा है कि जो महंगे फूल आते हैं जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से, उसको जो वायुयान है उसके माध्यम से हम पहुँचाते हैं ताकि जल्दी खराब ना हो, ऐसे ही चल रहा है। तो यदि हम प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण चीज़ें लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये रणनीति रोजगार को उन्नत बनाएगी, नो डाउट, इसमें करेगी रोजगार में उन्नत। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होने चाहिए, चाहे आप इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात कर लो, या अन्य कोई चीज़ें हो उनकी बात कर लो। तो ये अपने ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके अलावा जैसे उत्तरी पश्चिमी भारत है, तो इसमें देखो टॉपिक देखना क्या है, उत्तरी पश्चिमी भारत, इसमें क्या कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के लिए स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसमें एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसके हमें लोकेशन जो फैक्टर है उसको देखना है, क्वेश्चन को ऐसे तोड़ना है जैसे अभी मैं आपके सामने तोड़ रहा हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन है, देखो आपके सामने कि उत्तरी पश्चिमी भारत, तो हमें ये पता हो गया, जो हमारा मैप है उसमें चलते हैं कि हम अपने मैप पे आते हैं, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भारत की हम बात करते हैं, विशेषकर ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है, उत्तर और पश्चिम, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, इन चीज़ों की बात कर रहा है। यहाँ पे गंगानगर, इनको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो ये मुझे पता है कि जैसे गंगानगर है, गंगानगर में चावल भी अच्छे होते हैं, गेहूँ भी अच्छा होता है, और वहाँ पे फलों में जैसे किन्नू है, किन्नू वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, संतरा की प्रजाति एक तरह से कह सकते हो आप। तो यहाँ पे हमें पता है कि फूड प्रोसेसिंग में यहाँ पे इनके जूस की फैक्ट्री लगा सकते हैं या जूस की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों को ना केवल रोजगार मिलेगा, अपितु यहाँ पे हम कह सकते हैं स्थानीय जीडीपी को भी बहुत फायदा होने वाला है। इसी तरह हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 2 इंडस्ट्री लग सकती है। एक तो मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि आप जानते हो हरियाणा में भैंसों का दूध बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो वहाँ पे दूध की जो भी आइटम बना सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में वो कर सकते हैं हम। तो ये आपने देखा ना कि ये फैक्टर कितना स्थानीय है। यहाँ की जलवायु शायद ऐसी है कि यहाँ पे ऐसे पशु हो सकते हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि यहाँ पे नहरों का विकास है, ठीक है। नहरों का हमने जो हमारी हरित क्रांति है उससे जोड़ा हमने, तो यहाँ पे चावल और गेहूँ अच्छे होते हैं, तो इनके ऊपर हम कैसी फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। आपने जैसे मेगा आजकल फूड वाले देखे होंगे, जोन बनाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह सेज बनाए जा रहे हैं, तो इनका फ़ायदा मिल सकता है। तो ये मैप बना के आपने दिखा दिया। तो जिस साल में मेंस लिख रहा था, ये शायद 2019 का क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इस साल में मेंस लिख रहा था 2019 में, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 2019 का ही क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, जैसे प्यारा से एक इंडिया का मैप बनाया, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से। तो यहाँ पे जैसे मुझे पूरा मैप बनाने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ क्वेश्चन कहाँ का है, विशेषकर यहीं का तो है ना, आपका इसका है, तो थोड़ा सा आधा मैप बना के छोड़ दिया, मतलब पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ श्री गंगानगर का मैंने केस स्टडी दे दी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे कौन कौन से मतलब लोकेशन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे भी हरित क्रांति प्रदेश में ही शामिल था गंगानगर। तो यहाँ पे क्या अच्छी नहरें हैं, नहरों की वजह से क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अच्छी पेयजल सुविधाएं हैं, पेयजल या सिंचाई की सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम गेहूँ को ले सकते हैं, यहाँ पे चावल को ले सकते हैं,
और साथ में किन्नू एक वो हो गया, फल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री लग सकती है। यहाँ पे हम बात करें हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पे गेहूँ चावल के साथ में जो दूध बेस्ड उत्पाद है उनकी हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो एक लोकेशन हो गया ना, तो इससे कई सारे फायदे हैं। तो आप क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हो, आप देखो कितना आसान हो गया आपके लिखने के लिए, और आपके सामने ही मैंने ये मैप बनाए। ऐसी प्रैक्टिस होती है बार बार करके, और अच्छे मार्क्स आते हैं फिर देखना। और मेरी मार्कशीट आपके पास है सब 4 साल की, उसमें देखना कुछ कुछ पेपर में कितने अच्छे मार्क्स हैं, टॉपर्स के इक्वल एकदम। तो इसी का फर्क है कि हम अच्छा प्रयास करते हैं तो मजा आता है इन चीज़ों में। तो क्वेश्चन की डिमांड कैसे होती है, उत्तरी पश्चिम भारत, आप समझ गए कहाँ पे है। कृषि आधारित कैसे लगा सकते हैं, कौन सी स्थानीय फैक्टर है। तो स्थानीय फैक्टर कारकों की बात करोगे, बहुत सारे कारक आते हैं। सबसे पहले कच्चा माल। कच्चा माल में हमने क्या लगाया, स्थानीय फैक्टर में कच्चा माल में हमारे पास गेहूँ है, चावल है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इन पर कौन सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और कौन सा कारक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हरित क्रांति प्रदेश है। हरित क्रांति प्रदेश का मतलब है यहाँ पे नहरों का जाल अच्छा है, नहरें अच्छी है, और इसके अलावा नलकूप अच्छे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यदि और अन्य चीज़ें देखें स्थानीयकरण कारकों में, तो यहाँ पे अच्छे जो हाइब्रिड बीज हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। अच्छे मतलब स्थानीय कारकों में सरकार, जैसे बैंक हो गया, अच्छा मतलब किसानों को एक संस्थागत ऋण यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा इसकी पहुँच कहाँ पे है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कों का जाल कैसा है यहाँ पे। आप जानते हो यहाँ पे सड़कों का या रेलवे का जो है अच्छा जाल है यहाँ पे। तो इसके माध्यम से जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है या जो वैश्विक स्तर पर जो डिमांड, उसको आप सप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसको हम मैच कराते हैं, कहाँ पे मैच कराते हैं, जो अपना ये जो डायग्राम है इनमें देखना आप, जो हम क्वेश्चन अभी चर्चा कर रहे हैं, ये करनाल देख लो, ये रहा। मतलब करनाल में क्या, राइस, वीट और अदर जो खाद्यान्न जो चीज़ें उनसे होता है। तो करनाल हब है यहाँ पे, ठीक है, आपने ये दिखा दिया। तो यही क्वेश्चन था अपने नॉर्थ वेस्ट का, और वही आपने इसको अप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही किया जाता है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लोगों की क्षमता कैसी है, कुशल यहाँ पे कामगार है कि नहीं। आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे आजकल मशीनों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, संस्थागत ऋण है, विद्युत का अच्छा विकास वहाँ पे हुआ है। तो बहुत सारे स्थानीय फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। सबसे प्रमुख फैक्टर डिपेंड करता है वहाँ का कच्चा माल, वहाँ के लोग, किसानों की मनोवृत्ति, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में ये आपको जरूर मजा आया होगा, ठीक है। यही अंतर है और जो पढ़ाते हैं और मैं पढ़ाता हूँ। प्राउड है इस बात पर, नो डाउट। अच्छा लगता है कि मैं जो अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जैसे इंडस्ट्री लोकेशन वाले, लौह इस्पात उद्योग, कच्चा माल से दूर की। आजकल ये हो रहा है कि आपने देखा होगी, अभी हमने चर्चा की थी कि जैसे आजकल हम क्या करें, जैसे भारत की बात करें तो पुराने समय में ज़्यादातर कहाँ पे, यहाँ पे आप देखना झारखंड में जमशेदपुर है, वहाँ पे इंडस्ट्री लोकेशन लौह इस्पात की थी। लेकिन आजकल जैसे विशाखापट्टनम है या पारादीप है, यहाँ पे क्यों हो रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया से कच्चा माल, कोयला मंगवा सकते हैं, आप मंगाते भी हो, जानते हो आप। बाहर से, अंदर से क्या आ सकता है, लोहा जो कच्चा माल आ सकता है। फिर इसको एक्सपोर्ट हमें क्या करना है, जैसे जापान की ओर जाता है हमारा, या और भी अन्य जगह पर जाता है। तो ये इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित हो गई। तो क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में लौह इस्पात उद्योग का कच्चे माल से दूर स्थिति उदाहरण सिद्ध कारण बताना है। तो उदाहरण हमने बता दिया, केस स्टडी विशाखापट्टनम लौह इस्पात, पारादीप बता दिया आपने। विश्व में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेंगे आपको अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। तो लाइक शेयर करते रहना। साथ में आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप जो हम लॉन्च करते हैं 10, 20, 30, 40 रुपये में छोटी छोटी PDF फाइलें, जो नोट्स हैं, उनको खरीद सकते हो। और बाकी मैं आपको हमेशा जानता हूँ सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।